नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शाम के 4 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त की दिल्ली से आ रही है उससे शुरुआत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज उनकी जो रिमांड है उसका एक्सटेंशन नहीं मांगा। 20 तारीख तक तिहाड़ में रहेंगे मनीष सिसोदिया। उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक हिरासत है, उसे 20 तारीख तक अदालत ने उनको वहां भेज दिया है। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पर उनकी पेशी हुई। सीबीआई जिसने पहले 5 दिन और फिर 2 दिन की सीबीआई को मोहलत मिली थी, 7 दिन कुल मिला के सीबीआई को मिले। पिछले रविवार को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में दे दिया था और उसके बाद 2 दिन के लिए और मनीष सिसोदिया को हिरासत में भेजा गया। तो उसी के चलते आज मनीष सिसोदिया की रिमांड जो है वो सीबीआई ने नहीं मांगी, लेकिन यह जरूर कहा कि आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो सकती है, तब रिमांड वो मांगेंगे। आपको बता दें 14 दिन की रिमांड जो है, पुलिस कस्टडी जो है वो आधिकारिक तौर पर मिल सकती है। सिसोदिया को आबकारी मामले में जो कथित तौर पर ठेकों में घपले का आरोप है उसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी रिमांड खत्म हो गई। अब अदालत ने उन्हें जो 20 मार्च तक न्यायिक उसमें भेज दिया है, कस्टडी में भेज दिया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जो बेल पिटीशन है उस पर भी अदालत में सुनवाई होने वाली है। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में मनीष सिसोदिया को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे चुके हैं, राष्ट्रपति को अभी इनके इस्तीफे पर मुहर लगानी है, तो वो अब सीधे सीबीआई की कस्टडी से न्यायिक हिरासत में पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, एक और हाई प्रोफाइल नेता कहें जिनको, या एक अभियुक्त तिहाड़ जेल पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में पहुंचे, लेकिन इसमें कई सारे अभी पेच हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि अब वो वहां पहुंचे हैं तो उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल एक अभियुक्त है, तो किस तरीके का मनीष का वहां तिहाड़ में जो है आवास वो रहेगा? देखिए, मनीष सिसोदिया अब एक कैदी हैं और तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल में उनको अब एक कैदी नंबर दिया जाएगा। जो नंबर हर एक कैदी का होता है, अलग अलग नंबर होते हैं सबके, तो उनको भी एक कैदी नंबर मिलेगा। इसके साथ में किस जेल में उनको रखा जाए उसको लेकर तिहाड़ जेल में जो तिहाड़ के डीजी हैं वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कैदी हैं और इनको शायद एक अलग जेल में या अलग सेल में रखा जाएगा। तो अभी इसको लेकर मीटिंग लगातार चल रही है। जो तिहाड़ के डीजी हैं उनसे कुछ देर पहले हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यही जानकारी मिली कि फिलहाल अभी जो डीजी हैं वो मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग के बाद तय होगा कि मनीष सिसोदिया को कौन सी जेल में रखा जाए। इससे पहले दिल्ली सरकार के ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई महीने से तिहाड़ जेल में हैं और जिस तरह से उनकी तस्वीरें जो उनके जो वीडियो फुटेज हैं जेल के वो वायरल हुए थे, जिसमें वो मसाज कराते हुए दिख रहे हैं या वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और कई जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जो डीजी तिहाड़ संदीप गोयल हैं उनको तिहाड़ जेल से हटा दिया गया था। तो अब इस नए मामले में चूंकि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम हैं, उनको कहां रखा जाए इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है और उसके बाद उनको तिहाड़ जेल में किसी अलग सेल में रखा जाएगा, जहां पर उन पर लगातार 24 घंटे निगरानी होगी। मैं मुकेश जाने से पहले एक और फटाफट आपसे जानकारी चाहता हूं कि 10 तारीख को मनीष सिसोदिया की बेल की हियरिंग है। अंदेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो भी जल्दी ही इस केस में अपनी एंट्री करेगी। ऐसा आप भी कुछ सुन रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल, चूंकि इस मामले में जो स्कैम हुआ है इसको लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आशंका इस बात की थी कि आज शायद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट आएगी और वो रिमांड की मांग कर सकती है, लेकिन आज ईडी की टीम वहां पर नहीं पहुंची। ऐसे में 10 मार्च को जब सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होगी तो हो सकता है कि ईडी की एंट्री हो जाए और ईडी भी मनीष सिसोदिया की रिमांड के लिए कोई अर्जी वहां पर लगाए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि 10 तारीख को क्या कुछ होता है, क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या फिर वो ईडी की रिमांड पर जाएंगे, ये 10 तारीख को ही तय होगा।
मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये सीधे बिहार से ये खबर आ रही है। बिहार के जमुई में एक गिरफ्तारी हुई है। ये फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कुछ वीडियोस के जरिए तमिलनाडु में बड़ी आशंका फैल गई थी कि वो वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वहां पर उनके साथ हिंसा की जा रही है। उसको लेकर तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने तत्पर तौर पर कार्रवाई करते हुए कई सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं। जो कहा गया था कि ये लोग फेक वीडियो फैलाकर लोगों के अंदर भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की जरूरी खबर इस वक्त आ रही है। फर्जी वीडियो मामले में एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कथित तौर पर जो वीडियोस फैलाए जा रहे थे ये सारे वीडियो पुराने वीडियो थे। इनका अभी तमिलनाडु में जो भी कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अन्नामलाई, उनके ऊपर भी केस हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है बिहार का, उसने भी ऐसे कुछ वीडियो चलाए थे, उनके ऊपर भी यहां पर मामला दर्ज हो सकता है। तो ये अहम जानकारी थी उस मामले में, क्योंकि ये राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है पूरा मामला। लेकिन अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम आज पहुंची और उनसे पूछताछ की। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद उसके बाद वो पहुंची हैं। उन्होंने ये जो पूरा मामला है उसमें जो मामला है ये जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है, उस मामले में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। ये कहा गया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है और इसमें लालू प्रसाद यादव से भी कल जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करेगी। मीसा भारती के घर पर पूछताछ होगी लालू प्रसाद यादव से। अहम बात इसमें यह है कि आज जिस तरीके से सीबीआई की टीम पहुंची उसके बाद राजनीति जो है इस पर जमकर हो रही है। विपक्ष के आरजेडी के लोग जो हैं और विपक्ष के लोग जो हैं वो इसको एक जीता जाता एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं सरकार और बीजेपी कह रही है कि देखिए एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ये पुराना मामला है, ये नया मामला नहीं है। लेकिन ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि कल 8 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में जो 8 दल के नेता थे, जो 8 दलों के जो नेता थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग हो रहा है और हमें लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बिना सबूतों के कथित तौर पर गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। एक सियासी साजिश लग रही है, ये सिसोदिया के परिप्रेक्ष्य में चिट्ठी लिखी गई थी। जिन नेताओं ने इस चिट्ठी में बात लिखी उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो जिनके खिलाफ 2014-2015 में शारदा चिटफंड घोटाले में जांच हुई थी। ये जांच सीबीआई ने की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच आगे नहीं बढ़ी। टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय पर नारदा मामले में जांच चल रही थी। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने अपना जो काम है वो धीरे कर दिया। साथ ही साथ चिट्ठी में यह भी कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह पैदा किया है कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। कई मामलों में गिरफ्तारियों का समय चुनावी जो तालमेल है उससे मेल खाता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस आज जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं से जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इस चिट्ठी को साइन करने वाले 8 नेता जो थे उनके बारे में आपको बताते हैं। इस चिट्ठी को के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने साइन किया। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं उन्होंने साइन किया था। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसमें नाम तेजस्वी यादव का भी था जो आरजेडी के नेता है और डिप्टी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। फारूक अब्दुल्ला हो या फिर शरद पवार, उन्होंने भी इस चिट्ठी पे अपने सिग्नेचर करे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने भी इस पर अपने साइन किए थे। तो इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि क्या इसको एजेंसी सरकार की ओर से चुनौती मान लिया जाए कि आप कुछ भी कहते रहिए,
हम एजेंसीज ऐसे ही इस्तेमाल अपना करेंगे, या ये माना जाए कि जो काम एजेंसीज कर रही हैं उन्हें इस चिट्ठी को लिखकर दबाव में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीधे हमारे सहयोगी मुकेश के पास चलते हैं, क्योंकि ये जो मामला है, चलिए तो कोशिश करेंगे, मनीष के पास जाएंगे थोड़ी देर में और कोशिश करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजनीति वहां पर हो रही है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने इस मामले पर क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फख्र जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। तो तेजस्वी यादव वहां पर तंज कसते हुए, लेकिन सवाल अब यही है कि क्या जांच एजेंसियों का 2024 से पहले दुरुपयोग हो रहा है? सिसोदिया से लालू प्रसाद यादव तक विपक्ष के दावों में दम कितना है कि एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश रतन निगम साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और शांति प्रकाश जाटव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं सबसे पहले मृत्युंजय जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। आपके नेता जो हैं वो कह रहे थे कि 2024 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सर, ये केस तो 2000 ऐसा तो है नहीं कि 14 में शुरू हुआ है, ये तो पुराना केस है सर, 14 साल पुराना केस है। तो एजेंसीज इसलिए जांच ना करें क्योंकि चिट्ठी लिख दी गई है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सब लोगों को अब पता है कि केंद्र एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। अब ये इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जिस मामले को लेकर के आज छापेमारी की गई है, ये मामला बहुत पुराना है और उस मामले को लेकर के पूरी तरह से ये फाइल भी बंद हो गई थी और 2021 के बाद से इसे फिर से चालू किया गया और रह रह करके कुछ ही दिनों के अंतराल पर सीबीआई हो, ईडी हो, जो आईटी, इनकम टैक्स हो, इनके छापेमारी चलते रहती है। तो तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट कहा, क्यों इतना परेशान हो, आप तो हमारे घर में ही ऑफिस खोल लीजिए। जो हमसे, हमारे नेता से, आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी बीजेपी नहीं लड़ पाती, तो वो अब सीबीआई को भाजपाई बना करके भेजती है। सर, लेकिन ये जो आप दावा कर रहे हैं, इससे पहले यूपीए की जब सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सीबीआई तो कोर्ट जो पिंजरे में तोता होता है उसकी तरह है। तो क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि आप सरकार में सहयोगी थे, आपके अच्छे संबंध थे कांग्रेस पार्टी के साथ, तो इस वजह से जांच में ढिलाई हो रही थी। अब जांच हो रही है तत्परता से। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जांच से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों ने, हमारे नेता ने सब दिन माननीय न्यायालय का भी सम्मान किया है और जांच एजेंसियों का भी सम्मान किया है, सहयोग किया है जी। आपत्ति हमें है जो राजनीतिक लड़ाई है, उस लड़ाई में अगर आईटी, ईडी, सीबीआई आती है जी, तो हमें परेशानी इसलिए है, शांत प्रकाश ये परंपरा चली आई तो ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बड़ी एक जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में बड़े सारे बीजेपी नेताओं के नाम हैं जो अब बीजेपी में हैं, पहले दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे। तो सर, ये क्या एजेंसीज किस पार्टी में कौन सा नेता है उसको देखकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो लय ताल है उसको तय करते हैं? क्योंकि चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो,
चाहे बाकी जो नित्य नेता हो, बंगाल के जो नेता हो, मतलब बीजेपी में आप आ जाएंगे तो इन एजेंसी से बच जाएंगे, आपके खिलाफ जांच धीरे हो जाएगी, और अगर आप विपक्ष में रहेंगे तो जांच पूरी तत्परता से होगी। नहीं, ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। इनफैक्ट क्या है कि जिनके नाम लिए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो एजेंसियां हैं उन्होंने किसी को बरी नहीं किया है। और रही बात जिस तरीके से जिन 8 दलों ने अभी जो पत्र लिखा है, वो सभी दल जो है वो आकंठ डूबे हुए हैं। जिस तरीके से सिसोदिया जी ने इनको कहा जा रहा है कि ये बेकसूर हैं, अगर ये बेकसूर है तो इन्होंने जो शराब की जो पॉलिसी वापस ली, पर शांत प्रकाश जी, बात है, ये खुद कह रहे हैं कि जिनके नाम भारतीय जनता पार्टी है। के जिन नेताओं के नाम इस चिट्ठी में लिखे हैं उन्हें बरी नहीं किया गया है, तो जिसके ऊपर संदेह का दामन, जिसके दामन पर संदेह लगा हुआ है, जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए हैं, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर रखने के लिए। देखिए, ये बात कहना कि वो आरोप से बरी नहीं हुए हैं या वो जांच उनकी बंद नहीं हुई है, जब तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता और उनको सजा नहीं हो जाती, तब तक तो वो अंडर जो है ना कंसिडरेशन है, तब तक तो उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है, सहयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि वो आज हमारे जो अक्सर आके कहते हैं कि आरोप लगा, मनीष सिसोदिया भी इस्तीफा दे दें, ये जिसके ऊपर आरोप लगा है वो सब इस्तीफा दे दें, उनको भी बात समझनी चाहिए। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी राजनीतिक हलचल इससे जरूर हुई है क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जिस दिन चिट्ठी लिखी तेजस्वी यादव ने साइन किया, अगले दिन सीबीआई की दस्तक हो गई। देखिए, ये जो सीबीआई की टीम आज आई है राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए, और हालांकि अब वो जा चुकी है, और कल सुबह जो है वो लालू यादव से पूछताछ करने के लिए उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर जाएगी। लेकिन इसका जो समय है, सीबीआई के सूत्रों का कहना है ये पिछले हफ्ते ही ये तय हो गया था कि चूंकि वो सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनके घर पर जाकर उनके साथ पूछताछ, उनकी उम्र, और चूंकि बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा है जहां राबड़ी देवी उसकी सदस्य हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए उनकी एक तरह से उनके आग्रह पर ये आज का पूछताछ रखा गया था। लेकिन राजनीति में सब कुछ उतना साफ साफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 25 फरवरी को महागठबंधन की पूर्णिया में जब रैली थी, तभी तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज की रैली की सफलता के बाद आने वाले दिनों में खासकर होली के समय जांच एजेंसियां हमारे साथ होली खेलने आ सकती हैं। और इसके अलावा कल का जो पत्र जारी हुआ है उसके बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि इस पत्र के दबाव में या एक तरह से आरजेडी को शांत करने के लिए ये सारा कदम उठाया जा रहा है। तो हर आदमी अपने तरह से इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक महागठबंधन के नेता है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी, जब से ये महागठबंधन बना है और जब भी लालू यादव या तेजस्वी यादव से कोई भी किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा कोई पूछताछ की पहल होती है, तो उनका यही कहना होता है चूंकि हम साथ साथ आए हैं इसलिए ये एजेंसियां ये कार्रवाई कर रही है। तो बिहार में जहां महागठबंधन है तो उनका ये साफ साफ मानना है कि बीजेपी जो है एक तरह से आरजेडी और जेडीयू में बिखराव के लिए ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं आरजेडी के अगर आप सुर देखेंगे तो आरजेडी का साफ कहना है कि जांच एजेंसियां सीबीआई हो या ईडी के अधिकारियों से उनकी कोई शिकायत नहीं है। वो तो बेचारे अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी का इतना दबाव होता है कि जिसके कारण वो बार बार उनके साथ पूछताछ या अन्य समन भेजते रहते हैं। अंकित, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को, पूरी इस घटना को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए। मैं एक बार वापस अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। मैं सीधे चलते हैं कुलदीप कुमार साहब के पास। कुलदीप जी, मुझे याद है, आपको भी याद होगा बड़े अच्छे से, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब बना था उसके बाद तब तमाम इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल के होते थे, तब वो बार बार कहते थे कि बड़े करप्ट नेता हैं। उसकी 14 नेताओं की उन्होंने एक सूची निकाली थी सत्ता में आने से पहले। उन 14 नेताओं की सूची में लालू प्रसाद का जो नाम है, उनके परिवार का जो नाम है, वो बड़े ऊपर 14 नंबर की जो सूची थी उसमें लोगों की सूची में होता था। आज ऐसी क्या मजबूरी सर कि आप उनके साथ खड़े हुए अरविंद केजरीवाल आज उनके समर्थन में भाषण दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो गया, इस तरह के एजेंसीज वहां जाके खटखटा रही हैं उनके घर पर। मतलब आज लालू प्रसाद यादव के करप्शन के जो एलिगेशन थे उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपके नेता के ऊपर उंगली उठ रही है।
कुलदीप जी आप म्यूट पर हैं सर। अंकित जी आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है? जी बताइए। जी पहली बात तो जो जांच एजेंसियां स्वतंत्र थी उनको प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी कठपुतली बना के रख दिया है। आज पूरा पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी विपक्ष की आवाज बनेगा उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। और आज जैसा कि मनीष सिसोदिया जी के केस में हुआ है कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के भविष्य बनाने के लिए काम किया, उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन को ऊपर पहुंचाने के लिए काम किया, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनको जेल में डाल दिया। कुलदीप भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 2013 में जब आपकी सरकार बनी थी, उससे पहले जब आप पार्टी भी बनी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी समय था, पूरी फहरिस्त जारी करते थे आप लोग, उसमें लालू प्रसाद यादव का करप्ट नेताओं के तौर पर बड़ा नाम होता था। ये जो मुकदमा है, ये जो केस है, ये अभी का केस नहीं है, ये 14 साल पुराना केस है। तो अब वो सब भूल गए आप, क्योंकि मनीष सिसोदिया को बचाना है, इसलिए किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं आप। अंकित जी केस 14 साल पुराना है, लेकिन जब पॉलिटिकली बात होगी उसके बाद ही सीबीआई क्यों घर पे पहुंचती है उनके। आज जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, साइन किए, तो सीबीआई पहुंच गई। मतलब सीबीआई जो भी सच्चाई की बात करेगा, जो भी ईमानदारी की बात करेगा, वो भी साथ खड़ा होगा, उसके घर सीबीआई पहुंच जाएगी। ये दुरुपयोग है। ये कुलदीप भाई आप मानते हैं कि ये जो लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के ऊपर केस है, ये वैसा ही झूठा है जैसा मनीष सिसोदिया के ऊपर केस है? देखिए सीबीआई की जो कार्रवाई है ना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई की जो कार्रवाई है वो राजनीतिक प्रेरित है। वो प्रधानमंत्री जी के दबाव में आके काम कर रहे हैं। विपक्ष की कोई भी आवाज होगी उसको दबाने का काम किया जाएगा। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ भी सीबीआई पर सर यही आरोप आप पहले दोहराते थे। इस आरोप को लेकर आप लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला करते थे। अंकित जी मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आज मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी 1 साल से ऊपर हो गया, 500 से ऊपर अफसर जांच कर रहे हैं। उनको क्या मिला? आज कोर्ट के अंदर भी वो जुडियल कस्टडी भी नहीं मांग पाए उनकी। उन्होंने आज जेसी में भेजा गया, लेकिन सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगा आज उनका। सर वो तो प्रोसेस है, उनके पास कुछ लेकिन कुलदीप भाई ये बात शायद आपको भी समझनी होगी। जिन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाने को आप खड़े हुए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इसका बीजेपी को फायदा होता है? वो यही बात कह रहे हैं, सारे करप्ट इकट्ठे हो गए, देख लीजिए। अरे बीजेपी के लोग, बीजेपी तो खुद करप्ट पार्टी है। उनके एमएलए 6 करोड़ रुपए लेके पकड़े जाते हैं, वहां सीबीआई नहीं जाती है, वहां ईडी नहीं जाती है। हेमंत विश्व शर्मा जो थे उनके पास सीबीआई नहीं जाती है, क्योंकि बीजेपी में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे जब तक वो सीबीआई में है तो केस बंद है। जब तक वो बीजेपी में है तो केस बंद है। जिस दिन हेमंत विश्व शर्मा भी बीजेपी छोड़ देंगे, उनके घर में सीबीआई। देश रतन निगम जी, क्या ये सिर्फ कह देने से कि एजेंसीज जो हैं वो अपना स्वतंत्रता रूप से काम कर रही हैं, सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्योंकि एविडेंस कम से कम, और अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत पॉलिटिकली नहीं चल पाती, वहां पर एजेंसी सामने आ जाती हैं। अगर कर्नाटका का ही एग्जांपल, जो एमएलए की बात बता रहे हैं, उसकी बात अगर हम करें तो एमएलए अभी तक फरार हैं। 8 करोड़ रुपए मिल चुके उनके घर से, वो फरार हैं। वो अभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। विपक्ष का कोई नेता होता तो इतनी आसानी से गायब होता? सर अंकित जी, जो कर्नाटक में हुआ वो वहां की सरकार के लोकायुक्त ने किया। अगर यही कार्यवाही जो 8 पार्टियां हैं और जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो एक साथ आई हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर उनकी सरकारें उन पर खुद कार्रवाई कर देती तो सीबीआई ईडी की आने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, अगर 2014 से पहले आप अखबार उठा के देख लें, सारे अखबार भ्रष्टाचार के आरोपों से और घोटालों से भरे हुए होते थे। और दूसरा सवाल मैं ये पूछता हूं सारे राजनीतिक दलों से कि जब वो जो ज्यादा परिवार बेस्ड आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी या जब वो राजनीति में आए थे, तब उनकी संपत्ति क्या थी और आय की स्रोत क्या थी, और अब उनकी संपत्ति कितनी है, उनके जानकार लोगों की, उनके आसपास ओएसडी वगैरह लोगों की, और उनके आय के स्रोत क्या है? क्योंकि वो लोग पूर्णकालिक रूप से वो राजनीति में थे। क्या राजनीति आय का साधन बनी उनकी? तो ये बहुत गंभीर सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी होना चाहिए क्या लागू? सब पर लागू होता है। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। और भाजपा कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फर्क आपको बताया। सर लेकिन ऐसे तो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जो
नेता हैं, चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, येदियुरप्पा जी के जो बेटे हैं वो बड़ी प्रमुख पोजीशन में वहां पर हैं, तो ऐसा तो है नहीं। और जिन लोगों को पार्टी में अब शामिल कर करके लेके आया गया, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और यहीं पर रखे हुए चाहे पीयूष गोयल साहब हो, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लोगों से, आरएसएस से तो संबंध है ही। नहीं, संबंध किसी का किसी से रहे। मैंने जो सवाल उठाया है जी, वो ये है कि संपत्ति क्या थी पहले, और ये बहुत पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टेटमेंट है, और अब क्या संपत्ति है। दूसरा, ये जो कार्रवाई हो रही है, जो पुराना केस है, इसमें दिल्ली की एक न्यायालय ने सम्मन इशू किया था लालू प्रसाद यादव को और मीसा भारती को। ये उसी के संदर्भ में कार्रवाई हो रही है। तिवारी जी, समन इशू किया था, जानकारी आपकी पार्टी को और लालू प्रसाद यादव जी को और राबड़ी जी को पूरी थी, उसके बाद भी आप इसको राजनीतिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपको पता था, आप ही ने कहा था कि आ जाइए घर पर। देखिए अंकित जी, एक बात स्पष्ट है कि जो आज जांच एजेंसियों का आचरण हो गया है, सीबीआई, ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, इनकी जो गरिमा थी वो धीरे धीरे धूमिल हो रही। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक पूर्वाग्रह से और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, ये सब जनता भी अब समझ चुकी है। अगर कमल छाप साबुन से जो स्नान कर लेंगे वो दूध के धुले हो जाएंगे, हरिश्चंद्र हो जाएंगे, और जो बीजेपी के कमल छाप साबुन से स्नान नहीं करेंगे वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? सर लेकिन एक बात बताइए तिवारी जी, एक बात बताइए सर, आप जो कह रहे हैं उसका आपने कई उदाहरण भी दिए, चिट्ठी में भी चीजें इसमें लिखी गई कि ये नेता बीजेपी में चले गए, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये कहीं ना कहीं बहाना नहीं बन गया विपक्षी नेताओं का? उनके ऊपर कुछ भी आरोप लग जाए, उनके ऊपर कोई भी आरोप लग जाए, वो कहने लगते हैं देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमारे पे आरोप इसलिए लग गया क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो विपक्ष में बैठना और अपने समय में, सत्ता के समय में कुछ गलत काम करना, कोई क्लीन चिट थोड़ी मिल जाएगा सर इस बहाने के पीछे कि सीबीआई हमारे को टारगेट कर रही है। अंकित जी, ये सवाल तब उठने लगे जब इस तरह का व्यवहार दिखने लगा। अगर शरद पवार जी के पुत्र, आपको भी पता है क्या हुआ था महाराष्ट्र में, जब वो बीजेपी में आए सारे केस खत्म हो गए। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के उदाहरण हैं। भाई ये तो दिख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं सर। लेकिन आरजेडी के नेताओं पर, लालू जी पर जो केसेस हैं, जिनमें से कई पर अभी भी जो केस चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी के समय के केसेस हैं, वो तो पुराने आरोप हैं आप लोगों के ऊपर। हम तो कह रहे हैं सारे आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। ये जो केस ये फिर से 2021 में प्रारंभ किया गया। अब आप भी भला बताइए भला कि कोई भी माननीय मंत्री, क्या उनके हस्ताक्षर से जॉब होता है क्या कहीं? ठीक है, शांत प्रकाश जाटव साहब, ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए अगर कहीं पर बीजेपी का कोई नेता होता है तो उसको मौका मिल जाता है। देश निगम जी कह रहे थे कि लोकायुक्ता ने पकड़ा, लेकिन लोकायुक्ता ने पकड़ा कहां? एमएलए गायब है अभी तक, एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि दोहरे मापदंड दिखाई पड़ते हैं। जब बीजेपी का नेता हो तो थोड़ी एजेंसीज की जो हालत है वो थोड़ी टाइट दिखाई पड़ती है, हल्के दिखाई पड़ते हैं, और अगर ऑपोजिशन के नेता हो तो बड़ी चीते जैसी फुर्ती दिखाई पड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ ही पूरे देश भर से यहाँ के नागरिकों ने चुनी थी, और हम सरकार में आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार सभी एजेंसियों पर दबाव बनाए हुए हैं कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए, किसी को भी किसी रूप में नहीं बख्शा जाना चाहिए। और यही कारण है कि जो यूपीए के टाइम में जितनी जांच होती थी उससे कई गुना ज्यादा जो है इस वक्त जांच हो रही है, और उसके परिणाम भी निकल करके आ रहे हैं। उसमें देश रत्न निगम जी जो कह रहे हैं जाटव साहब की यूपीए के टाइम में जांच होती है, उससे नंबर बढ़ गया है। नंबर बिल्कुल बढ़ा है सर, 400% नंबर बढ़ा है, जिसमें से 97% ऑपोजिशन के नेताओं के ऊपर जांच कर रहे हैं ईडी के जो केसेस की अगर हम बात करें। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है? नहीं, यही कारण है कि जनता ने उनको नहीं चुना। यही कारण है जनता ने उनको नहीं चुना, और जनता ने जो है भाजपा को जो सर निगम साहब से मैंने सवाल किया, निगम साहब, क्योंकि कोर्ट्स ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर बड़ी सख्त टिप्पणी भी की है, चाहे वो संजय राउत को बेल देने का मामला हो और चाहे अनिल देशमुख की बात हो, तब भी उनको बड़ी सख्त टिप्पणी की गई है उनके ऊपर। देखिए अंकित जी, करीब 30 केसेस जो ईडी वगैरह के डिसाइड हुए हैं कोर्ट में, उसमें 26 में से लोगों को 26 केसों में सजा मिली है।
और ये सभी 26 लोग पहले बोलते थे कि वो निर्दोष है, तो बहुत राजनीति होती थी। तो कन्विक्शन रेट, कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत लो है कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन के बाद निकलता है। तो 30 में से अगर 25-26 लोगों को सजा मिली है तो आप कन्विक्शन रेट देखें करीब 80% से ऊपर है। दूसरा मैं ये भी कहूंगा, ये जो 8 पार्टियां या हमारे पैनल पे कुछ प्रवक्ता बैठे हैं, ये देखिए तर्कहीन राजनीतिक विलाप है। ये एजेंसियां अपना काम कर रही है, उस वक्त की सरकारें अगर अपना काम करती है, ज्यादातर पुराने केस है। समाजवादी पार्टी पे बीएसपी के कहने पे केस हुआ, बीएसपी के कहने पे समाजवादी पे हुआ, कांग्रेस के कहने पे समाजवादी पे हुआ, या कांग्रेस पे भी बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं, ये सब पुराने हैं। ये अब इनको सही रास्ते पे लाया जा रहा है, एजेंसियों को काम करने दीजिए। देखिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए एजेंसियों को। हतोत्साहित मत करें कुलदीप जी, और कम से कम ये सवाल देखें कि जिन लोगों के खिलाफ आप कल तक हमला करते थे, जिन्हें आप कड़क बोलते थे, आज उन्हीं का साथ लेना पड़ रहा है आपको अपनी साख बचाने के लिए। कुलदीप जी, और जो भी लोग आज सीबीआई के दुरुपयोग से दुखी हैं, जो भी लोग मानते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में, वो सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मतलब तो करप्ट, अगर वो पुराने आपको लगते थे करप्ट हैं और आज आपके साथ राजनीतिक तौर पे खड़े हैं, तो आपको उसके साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जब इन संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, इनसे आम जनता का भरोसा उठ जाएगा, तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पे आएंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे। और ये कहीं ना कहीं सीबीआई की गरिमा को खत्म करने का काम बीजेपी करने का काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी आज अपने प्रतिद्वंदियों को का गला दबाने के लिए सीबीआई का यूज करते हैं, ईडी का यूज करते हैं, जिनका कन्विक्शन रेट कुछ है ही नहीं। सर के बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं 1 साल बाद, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो आप ऐसे अगर उनको जेल में डाल के अगर उसकी आवाज दबा, तो ये देश के ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरीके से सालों तक केसों को ड्रैग किया जाता है, या उसके दौरान लोगों को, जैसे सत्येंद्र जैन हैं, 1 साल से पिछले अलग अलग मामलों में उनको जेल में रखा गया है। जब बेल की सुनवाई का नंबर आता है, जब बेल की बात का नंबर आता है, तब ईडी जाके कह देती है कि जज चेंज कर दीजिए। इस तरह के भी इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो क्या पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को ही सजा बनाया जा रहा है राजनीतिक विपक्षियों के खिलाफ? यह भी एक बड़ा सवाल है। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग है, ऐसा आरोप लग रहा है। यह पहली बार नहीं लग रहा है, यह पहले भी लगता आया है। लेकिन समझना अब यह होगा कि राजनीतिक तौर पर विपक्षियों को क्या एजेंसीज के सहारे ही पस्त करने की यह पूरी कोशिश की जा रही है, या फिर विपक्षी नेता जो हैं, जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो इस तरीके के आरोप लगाकर कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, अपने आप को एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ रही होगी और इसका जवाब राजनीतिक तौर पर शायद इलेक्शंस में जरूर मिलेगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला सवाल इंडिया का में जारी है। अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं या आप दिल्ली से वाकिफ हैं, कभी आप यहां पर आए हों, तो आश्रम चौक नाम की एक जगह है, जो कई बार लोग कहते हैं कि आश्रम चौक पर ट्रैफिक जाम इतना है कि उनके जीवन के कई साल निकल जाते हैं इस ट्रैफिक जाम के चक्कर में। उसी जाम को लेकर एक फ्लाईओवर जो है वो आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का जो एक्सटेंशन है उसका उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर आज शाम 5 बजे से लोगों के लिए खोला जाएगा। इसकी वजह से लोगों को अब नोएडा से दिल्ली आना या दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से धौला कुआं से लेकर नोएडा तक का सफर जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। फ्लाईओवर फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। भारी वाहनों की एंट्री फ्लाईओवर पर अभी बंद है, जिसके कारण भारी जो ये फ्लाईओवर जब बन रहा था, भारी ट्रैफिक जैम वहां रहता था और कई एक्सटेंशन भी इस कार्यक्रम को मिले, क्योंकि 2020 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और अब जाकर यह फ्लाईओवर का काम पूरा हो पाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहां पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी,
लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो आश्रम फ्लाईओवर इस वक्त हालात क्या हैं, लोगों को कितनी फौरी राहत मिली है, हमारे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, क्या खुशी की लहर दौड़ गई है लोगों में जैसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे? नहीं, निश्चित तौर पे अंकित, क्योंकि जाम की जब बात की तो जाम में कितना वक्त खराब होता है ये हर कोई जानता है दिल्ली में। तो कुछ लोगों से बात हुई, ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन से आ रहा है और ये सराय काले खां की ट्रैफिक है, डीएनडी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है जो खोल दिया गया है। ये मार्ग आप देख रहे होंगे फिलहाल बंद है, आगे बैरिकेडिंग है, क्योंकि यहाँ पर इसी रास्ते पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम हुआ था। तो जिस वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें हटानी है, उसको हटाने के बाद कुछ वक्त के बाद ये दोनों रास्ते खुल जाएंगे और लोगों ने एक लंबा इंतजार किया है इसके लिए। और इंतजार में डेडलाइन भी 2 बार मिस हुई, लेकिन आखिरकार लोगों को अब राहत जो है वो मिल गई है। जिन लोगों से मैंने बात की जो उस तरफ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार था लेकिन अब हमारा वक्त बचेगा। यानी जो मिनटों का सफ़र घंटों की बात हम कहते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ होता था और उससे जो है वो अब फ़ायदा पहुँचने वाला है। दरअसल एक चीज़ और अपडेट के तौर पर अगर लोगों को बताएं कि यहाँ पर अगर हेवी व्हीकल को अनुमति नहीं मिली तो उसके पीछे वजह यह है कि आगे हाई टेंशन वायर है जिसको हटाया जाना है, इस महीने के अंत तक हट जाएगा, तो हेवी व्हीकल वाले भी इस रास्ते से गुजर सकेंगे। फिलहाल हल्के वाहनों के लिए ये खोला गया है। तो हल्के वाहनों के लिए ये खोल दिया गया है। लोगों में, जैसे परिमल कह रहे थे, काफी लोग खुश हैं। बहुत महीनों तक, मतलब सालों तक खैर कहा जाए तो लोगों ने परेशानी का सामना किया। तो एक तरफ का खोल दिया गया है, शाम तक आप दोनों तरफ का ये पूरा कैरेज वे खुल जाएगा, तो आपके लिए आसानी होगी अगर आप नोएडा से इधर दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से अगर आप नोएडा की ओर जा रहे हैं। परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको क्या मतलब दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर खुल रहा है या नहीं खुल रहा। दिल्ली के अंदर, राजधानी है देश की, तो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, उनका असर पड़ता है। और आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में अगर आप रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे एक सीनियर एडिटर साहब हैं, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा लगता है कि जीवन में वो 10 साल खो दिए इस फ्लाईओवर के इंतजार में, जाम में फंसे फंसे। तो इतना असर लोगों के ऊपर इसका पड़ रहा है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर जिसने पहली गोली चलाई थी और सिपाही को भी गोली मारी थी, आज सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ में उस्मान को मार गिराया गया। मुठभेड़ में मारा गया आरोपी विजय उर्फ उस्मान 50,000 का इनामी बदमाश था। पुलिस का कहना है कि घायल को स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वहां पर पुलिस ने उसे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। यह एनकाउंटर सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ। उमेश पाल को गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले विजय उर्फ उस्मान ने गोली उसके ऊपर चलाई थी। दुकान में छिपे दूसरे शख्स ने उस्मान के बाद ही उमेश पर फायरिंग की। उमेश पाल हत्याकांड में यह दूसरा एनकाउंटर है। ये इस मामले में कई आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है। उमेश पाल की प्रयागराज के घूमनगंज थाने के इलाके में योजनाबद्ध तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाकर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गोलीबारी करके और बम फोड़कर हत्या की गई थी। उमेश पाल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का अहम गवाह था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद उमेश पाल को सुरक्षा भी दी गई थी और उमेश पाल का सुरक्षाकर्मी भी इस हत्याकांड में, इस गोलीबारी में मारा गया था। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई।
आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है। और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया। नासिक में एक किसान ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन में लगी प्याज की जो फसल है उसमें आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। दरअसल अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान था। किसान का नाम कृष्णा डांगरे है। इस इलाके में प्याज की खेती करने वाले कई किसान ऐसा ही कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा।